तो हम आज 17 तारीख को तीसरा दिन है हमारे इस कार्यक्रम का। 7 दिन का कार्यक्रम है। इसमें हम तीसरे सत्र में हैं, जो चर्चा सत्र है। अभी तक जो हमने देखा है उसके हिसाब से हमने काफी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा लगता है। हमें लगता है, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी लग रहा होगा। जो पिछले सत्र में जो आखिर में जो बात हो रही थी, अनिल कुमार जी जो कह रहे थे, पूछ रहे थे, उनका जो प्रश्न था। अनिल कुमार जी शायद अभी तक जुड़ तो गए हैं। हाँ, अनिल कुमार जी का जो प्रश्न था उसके बारे में हम बात करें तो हम पहले उस इसमें आ जाते हैं। 1 मिनट। हम पहले उस को हम शेयर करते हैं। और ये वाला स्लाइड था जिसपे नक्षत्रों के बारे में बात हो रही थी। तो अनिल कुमार जी ने पूछा था कि सूर्योदय और अग्निहोत्र के समय के अनुसार बात किया था। तो वहां पे उनका जो प्रश्न था, वो जो मैं समझ पाया वो ये था कि अग्निहोत्र का जो समय होता है वो सूर्योदय का समय होता है और सूर्यास्त का समय होता है। तो अग्निहोत्र का के पीछे का विज्ञान क्या है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे आज ही, इसी सत्र में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समय की बात करें तो जो समय सूर्योदय का जो समय हमारे पंचांग में दिया हुआ रहता है, पुस्तकीय पंचांग में जो दिया हुआ रहता है, वो समय जो भारतीय मानक समय है उसके अनुसार होता है, जो प्रयागराज मिर्जापुर के ऊपर से है। अब अनिल कुमार जी गाजीपुर से आते हैं, जो प्रयागराज से थोड़ा पूर्वी पूर्वी दिशा में है। अगर आप उसको उस स्थान को अगर देखेंगे तो उस स्थान को अगर देखेंगे तो वहां पे जो देशांतर अगर बात करें, प्रयागराज का जो मानक समय का जो देशांतर रेखा जो है वो 82.5 है। 82 अंश 5 मिनट जो हमने पीछे दिखाया है। गाजीपुर का अगर हम बात करेंगे तो गाजीपुर का जो है वो 82.5 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो समय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। जी जी। ठीक है। अब आपके स्थान के अनुसार सूर्योदय का जो समय होता है, जितना भी अंतर होता है, कुछ सेकंड का भी अंतर हो, मान लीजिए 10-15 सेकंड का अंतर हो, तो जो समय है वो उसी समय के अनुसार आपको वो कार्य करना चाहिए, अगर आप अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन बाकी जो कार्य हैं उसके लिए, सपोज हम ये बात करें कि भाई, हम आगे उसकी बात करेंगे आखिरी दिन, हम थोड़ा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। और अनिल कुमार जी पिछले महीने में जो हमारे 5 दिन का सत्र हुआ तो उसमें थे, तुमको पता है कि जैसे उसमें हमने बताया, या अभी भी हम बात करेंगे अगले उसमें, कि जब कोई औषधि आपको छिड़कना होता है तो उसके छिड़काव का समय कौन सा होना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। और अगर आप मिट्टी में कुछ दे रहे हैं तो वो सिंचाई के साथ देंगे, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन से दें या फ्लड इरिगेशन से दें या आप स्प्रिंकलर से दें, लेकिन जो दे रहे हैं वो मिट्टी में दे रहे हैं, वो मिट्टी में जा रहा है। तो उसका समय क्या होना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे प्राकृतिक रूप से उसके पीछे का तर्क क्या है, प्रकृति में क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, और उसके अनुसार आप प्रकृति के नियम के अनुसार उसका सही समय क्या होता है, वो है। लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो अगर 10-15 सेकंड का फर्क है तो आपको, जैसे मैंने उसमें बताया था कि भाई छिड़काव करना है तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में करना चाहिए, एक साधारण सा समय। अब जो पंचांग में जो सूर्योदय का समय दिया हुआ है वो मान लीजिए 6 बजे का दिया हुआ है, आपके यहाँ पे वो पौने 6 बजे हो रहा है। पौने छः नहीं, 6 बजने में मतलब 5:59 और 57 सेकंड में या 45 सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड का फर्क है। तो उस लेवल पे जाके समय अंतर को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप
ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो समय कुछ मिनटों का फर्क है, तो वो समय आपको जानना जरूरी है कि भाई आपके स्थान के अनुसार ये समय है। जैसे मैंने चित्र में दिखाया था कि पूर्वोत्तर भारत का जो सिरा है, और पश्चिम में जो सिरा है, गुजरात में जो सिरा है, और मध्य में हमारा जो भारतीय मानक समय है। तो वहां से अगर हम देखें तो भारतीय समय तो घड़ी के अनुसार पूरे भारत में एक ही जगह है, उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सीमा के अंदर समय एक ही चलता है। लेकिन वास्तविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो एक समय नहीं है ना। अगर पूर्वोत्तर में कोई भी स्थान ले लें, जैसे मैंने तिनसुकिया का उदाहरण दिया था, वहां पे सूर्योदय पहले होता है, तो सारे समय जो है वो उतने ही समय पहले होंगे भारतीय समय के अनुसार। जो समय दिया हुआ है सूर्योदय का पंचांग में, उससे उतने समय पहले होंगे जितना समय का अंतराल है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि वो समय जो है वो कितना कम है या कितना ज्यादा। अगर ज्यादा है तो उस समय को ध्यान में रखना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी बात, अग्निहोत्र की जो बात है उसको समझने के लिए, मैं अग्निहोत्र में क्या करते हैं, हम जो निगेटिव एनर्जी को है उसको बदलते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का कार्य जो है वो अग्निहोत्र करता है। बस हम इसी तरीके से इसको समझे। अब इसके लिए एक उदाहरण मैं लेता हूं, और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी स्थान है, कोई भी फैक्ट्री है, या कोई भी कार्यालय है, या कोई भी कार्य का स्थान है, कार्यस्थल है, जहाँ पे एक शिफ्ट जो है वो रात का होता है, और एक शिफ्ट जो है दिन का होता है। रात का होता है मतलब सूर्यास्त के से शुरू होता है और सूर्योदय पे खत्म होता है, और सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्यास्त पे खत्म होता है। अब उस शिफ्ट में जो सूर्योदय के समय जो शिफ्ट में आ रहा है कार्यकर्ता जो आ रहा है, जो श्रमिक आ रहा है, या जो भी व्यक्ति आ रहा है कार्य करने के लिए, वो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। जब वो कार्य में अपने कार्यस्थल में प्रवेश कर रहा है, तब वो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। और पूरे समय कार्य करते करते जब उसका कार्यकाल उस दिन का समाप्त होता है, उस समय तक उसकी ऊर्जा काफी कम हो जाती है, वो थक जाता है। वो जो व्यक्ति अंदर जा रहा है, वो ऊर्जावान, प्रसन्नचित और पॉजिटिव रहता है, और उत्साहित रहता है। और जो व्यक्ति कार्य करके निकल रहा है, वो थका हुआ रहता है। होता है ना ऐसा। तो जो जब शिफ्ट बदलता है, तो जो नया व्यक्ति जाता है वो पॉजिटिव ऊर्जा लेके जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाता है। लेकिन हमारे प्रकृति में जब ये दिन और रात का जो बदल हो रहा है, ये शिफ्ट ही तो है। रात का शिफ्ट और दिन का शिफ्ट है। उस शिफ्ट को बदलते समय जो ऊर्जा, जो जो शिफ्ट खत्म हो रहा है उसकी निगेटिविटी है, और जो शिफ्ट शुरू हो रहा है उसकी पॉजिटिविटी है। उस निगेटिविटी को ट्रांसफर ना हो, पॉजिटिविटी के अंदर ना आए, इसलिए अग्निहोत्र की व्यवस्था की गई है कि अग्निहोत्र से हम उस निगेटिविटी को उसी क्षण, जो क्षण है, समय जो है, वो जो क्षण है, उस क्षण से आगे नहीं जाने देते। इसके लिए हम अग्निहोत्र करते उस क्षण में, उस समय में, उस मुहूर्त में, जो मुहूर्त की बात होती है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो अग्निहोत्र किया जाता है वो इसलिए किया जाता है। अब अगर आपके स्थान पे वो समय कुछ भी, कुछ सेकंड या कुछ मिनट से, सेकंड में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनट से अगर वो फर्क हो रहा है, तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि अग्निहोत्र जो लोग करते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अग्निहोत्र से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। लेकिन उस समय में अगर थोड़ा सा फर्क हो गया, तो वो परिणाम उस तरीके से नहीं आता है। ये है। मैं समझता हूँ कि अनिल राय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सका, या इसके अलावा और कोई बिंदु है आपका, और नहीं कोई सर, पॉइंट नहीं है? आपने जो बहुत अच्छे से समझाया। मैं केवल ये कहना चाहता था, जैसे मैंने, मेरा गांव बांका खास है, तो हम्म। बांका खास की लोकेशन उसमें डालने से उस समय का जो सूर्योदय होना है, वो सेकंड में वहाँ आ जाता है।
तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे गांव में इतने बजे सूर्योदय हो। ये मैं कह रहा था जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने वही कहा कि जैसे आप अगर किसी मोबाइल में या किसी भी उसमें आपने जैसे ऐप डाउनलोड कर लिया, तो आप स्थान के अनुसार जब स्थान का नाम लिखेंगे तो उसके अनुसार सारे तथ्य आएंगे। और उसमें आप पहले प्रयागराज लिखिए, ठीक है, और वहां का सूर्योदय का समय देखिए। और किसी भी दिन के लिए, मान लीजिए कल के लिए आपने प्रयागराज के लिखा तो प्रयागराज के अनुसार सूर्योदय बताएगा। फिर आपने गाजीपुर लिखा तो गाजीपुर के अनुसार बताएगा। और दोनों समय में कितना अंतर है वो आपको पता चल जाएगा। वो मिनट मिनट में अंतर है या समय में अंतर है, उसका भी आकलन आप कर सकते हैं। कि जो आपके जो देशांतर है जैसे 82.5 है, आपके गाजीपुर का देशांतर कितना है, उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड का फर्क पड़ सकता है। उसका भी गणना आप कर सकते हैं। कैसे? 15 डिग्री मतलब 15 अंश में 1 घंटा हो जाता है। 24 घंटे में एक परिक्रमा होती है, एक पृथ्वी एक अपनी धुरी पे घूमती है, और एक 24 घंटे में एक तिथि का परिवर्तन हो जाता है। तो अगर 360 को 24 से विभाजित किया जाए तो कितना आता है? 15 आता है। तो 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, मतलब 15 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब आपके 4 स्थान का, मिनट का होता है। हाँ आपके स्थान का वहां से प्रयागराज के जो 82.5 है, उससे कितने अंश और कितने मिनट का फर्क है, उसको अगर आप गणना कर लें, उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं कि कितने डिग्री का है। 60 मिनट से इसके हिसाब से कितना होता है, वो कुछ सेकंड में आएगा, मिनट में भी शायद नहीं आएगा, या एक आध मिनट का फर्क हो सकता है। वो आप करके देख सकते हैं, उसमें मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहता। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछ रहा था कि ये जो अपन सिर्फ नक्षत्र के आधार पे ही कुछ सब कर सकते हैं कि राशि का होना जरूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि बायोडायनामिक जो है वो राशि पे आधारित है, लेकिन नक्षत्र का ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नक्षत्र सिर्फ एक दिन के लिए रहता है चंद्र एक नक्षत्र में, लेकिन राशि ज्यादा समय के लिए रहते हैं तो वो इतना परफेक्ट नहीं आता है। कृषि में कैसा है कि महत्व तो तीनों का है। ग्रह, राशि और नक्षत्र तीनों का महत्व है। पहली बात तो ये जानना समझना जरूरी है और मानना जरूरी है कि महत्व तीनों का है। अब इन तीनों के महत्व को समझने के लिए कॉमन फैक्टर क्या है? वो है तत्व। और तत्व के अनुसार जो है राशि को चार भागों में, चार समूहों में विभाजित किया गया है। चार तत्वों के अनुसार कल हमने बताया था कि पंच तत्वों में से एक तत्व जो आकाश है, जो स्पेस है, जो स्थान है, जिसको मापा नहीं जा सकता, मतलब वो कल है, वास्तव में है, लेकिन उसको हम इस तरीके से नहीं वो कर सकते। वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ठीक है। लेकिन बाकी जो दो है, वो ऊर्जा और ये है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा है, और अगर अंग्रेजी में बोले तो मेटेरियल एंड एनर्जी है। ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा ये एक वो बताएंगे। हम सभी लोगों ने आइंस्टाइन, जो वैज्ञानिक है, विश्व के सबसे बड़े अभी तक के बहुत महान वैज्ञानिक है, उनके बारे में हमको पता, हमने सुना है, पढ़ा है। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने E इज इक्वल टू MC² वाला एक फॉर्मूला दिया था। और हम सब लोग जानते हैं शायद। अगर आप नहीं जानते तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। E लिखा हुआ है, कैपिटल E इज इक्वल टू MC²। ठीक है। C जो है वो स्मॉल में, M जो है कैपिटल में, और उसके ऊपर स्क्वायर है। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। और ये फॉर्मूला जो है वो जैसे कोई भी जो वो होता है, क्या बोलते हैं, इसको जो क्या कहते हैं, जो एक प्रमेय, जो क्या बोलते हैं उसको, एक कोई भी फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो कई चीजें ली जाती है, और उसके बाद आखिर में
जब वो सॉल्व होता है तो वो फाइनल आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। जब वो उसको कर रहे थे, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, जब उसको कर रहे थे तो वो एक जगह पर जाके फंस गए थे, अटक गए थे, और उनको वो मिल नहीं रहा था। मतलब E इज इक्वल टू एम सी नहीं मतलब एम नहीं आ रहा था। वो E एनर्जी और मास, मास जो है मतलब मास को हम हिंदी में क्या कहेंगे, ई एनर्जी और मास, उन दोनों को में जब एक संबंध स्थापित करने की का प्रयास कर रहे थे तो वो संबंध स्थापित नहीं होता, बराबर का संबंध नहीं आ रहा था। ठीक है। तो वहां पे जब वो बहुत प्रयास करते रहे और बहुत समय, कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने का समय उनको लगा था, तब आखिर में वो जब हार मान गए, बोले कि हमसे नहीं होगा, तो वो उन्होंने भगवान का नाम लिया, ओ गॉड, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, आई एम फेलिंग, आई फेल्ड, ऐसा कुछ। तो जैसे उन्होंने गॉड बोला, भगवान का नाम लिया, तो जो हमने कल भगवान की व्याख्या की थी वहां से भ भी मिल गया, और भा तो था भूमि, जो क्या बोलते, मास, ना भी था जो कि मास के रूप में ही होता है, और अ भी था अग्नि, जो एनर्जी के रूप में होता है, वह भी था जो वायु, वो एनर्जी के रूप में होता है। लेकिन ग जो था गगन, वो नहीं था। जो सी उन्होंने लिखा, और उसका जो स्क्वायर, सी स्क्वायर जो है, वो वहां पे जब उन्होंने डाला गगन, अब उसका जो वो जो वो है थ्योरम, जो है जिसको अंग्रेजी में थ्योरम बोलते हैं, यस, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं उसको, उसमें जब उन्होंने सी स्क्वायर को डाला, तब वो इक्वल टू आया। अगर हम इसको देखें, वास्तविक रूप में देखें, प्रकृति में देखें, तो मास जो है वो एनर्जी में परिवर्तित होती है, एनर्जी जो है वो मास में परिवर्तित होती है, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं होता है, बीच में कुछ और होता है। वो क्या होता है? एनर्जी जो है उसको भी स्थान की जरूरत होती है। एनर्जी, बिना स्थान के एनर्जी भी प्रकृति में संभव नहीं है। और मास के लिए तो स्थान की जरूरत होती है। कोई भी वस्तु हम कहीं पे रखते हैं तो वो कुछ स्थान तो लेता है। वो स्थान जो है वो ही गगन है। ठीक है। और एनर्जी मास में परिवर्तित होता है, मास एनर्जी में परिवर्तित होता है। इसके लिए तो उदाहरण जो है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधा जो प्रकाश लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, उससे जो जमीन से जो पोषण लेता है, और पौधे का जो, पौधा जो आकृति में बढ़ता है, जो पौधे का जो काया जो बनती है, वो क्या है? मास ही तो बन रहा है। वो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं तो अगर हम देखें कि पौधे ने जमीन से जो पोषक तत्व लिए, वो उसकी अगर हम मात्रा लें तो वो मात्रा कितनी है, और पौधे, पौधा जो बना, उसकी मात्रा कितनी है, उसको अगर हम आकार में लें, वॉल्यूम में, या वेट में लें, दोनों तरीके से जो है वो मैच नहीं करेगा, जब तक हम एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ मास में उसको नहीं हम कंसीडर करेंगे। ये सार्वभौमिक सत्य है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है मनुष्यकृत उदाहरण जो है, मानवकृत उदाहरण है, वो परमाणु बम है। परमाणु बम में परमाणु से कितनी के अंदर कितनी ऊर्जा समाहित रहती है, वो परमाणु बम से के फटने से समझ में आता है। तो ऊर्जा और मास का आकार और जो वजन है उसके अनुसार नहीं होता है। उसका जो आकलन है वो उदाहरण के रूप में हमने दिया है। दो अलग अलग उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं प्रकृति के अंदर। ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि जो आपका प्रश्न था, वो ये था कि राशि, नक्षत्र, इसकी बात थी। तो हमको तत्वों के अनुसार देखना है, क्योंकि जैसे राशि, 12 राशि को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। क्यों किया गया है वो हमने उसका कारण बताया। पंच तत्वों में से 4 तत्व जो मास और एनर्जी हैं, उसके उसका ही हमने अभी व्याख्या दिया। और उसी के अनुसार हमने पीछे देखा है कि नक्षत्र भी उसी तरीके से तत्वों के
अनुसार विभाजित है, चार चार समूहों में। इसी तरीके से ग्रह भी विभाजित है चार समूहों में। और जितने भी प्रकार के वनस्पति हैं, उन वनस्पतियों को जब हम फसल के रूप में देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जब हम उसको फसल के रूप में देखते हैं और फसल के रूप में उनकी खेती करते हैं, तो फसल क्या है? जो हमारे लिए उपयोगी है हम उसको लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं। गाजर में से हम गाजर का जो नीचे का भाग है, जो जमीन के नीचे का भाग है, वो हमारे लिए फसल है। गाजर के ऊपर का भाग हमारे लिए फसल नहीं है। मूली के नीचे का भाग हमारे लिए फसल है, मूल, जो कि भूमि तत्व है। भूमि के नीचे है तो भूमि तत्व से है। और भूमि तत्व से संबंधित कौन से राशि हैं, कौन से नक्षत्र हैं, कौन से ग्रह हैं, ठीक है। या अगर हम फल की बात करें, या हम ऐसे फसल की बात करें जिसमें फल नहीं होता लेकिन बीज होता है। सभी फलों में बीज होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज भी नहीं होता है, ऐसे भी फल आते हैं। वो उदाहरण मिल सकते हैं ऐसे। लेकिन साधारणतः फल में बीज होता है। या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं होता लेकिन बीज होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, भुट्टा है, मक्का है, मतलब भुट्टा मक्का एक ही हो गया, बाजरा है। इनमें फल नहीं होता लेकिन बीज होता है, तो वो एक प्रकार का हो गया। या ऐसे कुछ फसल हैं जिसमें जो फसल है वो हमारे लिए पुष्प है, जैसे फूल गोभी है, या फूल के जो फसलें हैं, गेंदा फूल है, या फूल गोभी है, ब्रोकली है, इस तरीके के। और भी औषधि के लिए बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल होता है, तो वो वहां पे फसल क्या है? हमारे लिए फूल है। या कुछ है जिसका जो पत्ते हैं वो हमारे लिए फसल होते हैं, जैसे पालक है, मेथी है वगैरह है, धनिया है, इसके हम पत्ते लेते हैं, तो वो फसल है। तो उसके अनुसार अगर आप सभी जो हमारे फसल है उनको आप चार समूहों में बांटें कि कौन सा फसल का कौन सा भाग हमारे लिए फसल है, और वो किस तत्व में आता है, उसका तत्व कौन सा है। जैसे फल और बीज है, वो अग्नि तत्व से संबंधित है। कारण क्या है वो हम आखिरी दिन उसके बारे में बताएंगे, उसको अग्नि तत्व क्यों माना जाता है। जैसे हमने गाजर मूली का पता, भूमि के अंदर होता है इसलिए भूमि तत्व है। गाजर मूली है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये है, हल्दी है, वगैरह वगैरह, जितने भी अरबी वगैरह सब वो भूमि तत्व में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो पालक है, मेथी है, जितने भी पत्ते वाले हैं, वो पत्ते वाले तत्व में आते हैं। अब वो जल तत्व में लिया गया है, क्यों लिया गया जल तत्व में, उसकी बात हम आखिरी दिन करेंगे। कुछ फसल हैं जो फूल वाले हैं, जो प्रकाश, वायु और प्रकाश को एक साथ लिखा गया है, आपने देखा होगा। तो प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश की बात आती है। फूल वाले जो हैं वो प्रकाश वाले तत्व में लिया गया है, वायु वाले तत्व में लिया गया है। तो इस प्रकार चार जो तत्व हैं उनमें विभाजित किया गया है फसल के अनुसार। और कौन से फसल किस तत्व के अनुसार किस समूह में रखे गए हैं, वो हम उसकी बात करेंगे 7वें दिन, और इसको समझेंगे विस्तार में, समझना जरूरी है। लेकिन उन तत्वों के आधार पर राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन से, ग्रह कौन से हैं, ये देखना जरूरी है। और सबसे इन सब में जो सबसे छोटा, जो समय के अनुसार अगर सबसे छोटा इकाई है, वो राशि का नहीं है, ग्रह का नहीं है, बल्कि वो नक्षत्र का है। तो पहले हमको नक्षत्र को देखना जरूरी है। भारत में ऋषि मुनियों ने पहले नक्षत्र को माना है, उसके बाद ग्रह और राशि को माना है। तो ये है जो आपने, संदीप जी ने जो आपने प्रश्न पूछा था, उसका आधार ये है। और इस पे हम विस्तार में और बात करेंगे। अभी 4 दिन अभी और है, कल और परसों और हम चीजों को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद छठे और 7वें दिन हम इसका एप्लीकेशन पर आएंगे। और कोई बात है, किसी को कहना है? हमारे पास समय है अभी, बहुत समय है। जो जो आपने 15 टाइप की वो सब बताई थी, कौन सी? उसमें जब जलवायु में अर्ध शुष्क और कटिबंधीय, ये सब का मतलब क्या होता है? जो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण हाँ। कटिबंधीय जी। वगैरह। ये तो देखिए कैसा है कि अगर पृथ्वी को हम देखें तो बीच में मध्य में जो है विषुवत रेखा है, उसके उत्तर में कर्क रेखा है, उसके दक्षिण में मकर रेखा है।
तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है पूरे विश्व में, उसको हम उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जो जिसको कहा जाता है, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में, वो जो है ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। जो कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में, इसके बीच में। और विषुवत रेखा जो है वो बिल्कुल मध्य में है। तो वहां पे जो है वातावरण जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है पूरे वर्ष भर, ऐसा मानते हैं। वास्तव में ऐसा होता है। और ट्रॉपिक से उत्तर की तरफ अगर आप जाते हैं तो शीत कटिबंधीय आता है उत्तरी भाग में। लेकिन जो रेखा है उसके उत्तर दक्षिण में, क्योंकि अचानक तो कोई चीज बदलता नहीं है, धीमे धीमे बदलता है। तो उस दोनों रेखा के उत्तर और दक्षिण में कुछ क्षेत्र जो है, उत्तर में कुछ अंश और दक्षिण में कुछ अंश जो है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब शीत और उष्ण दोनों है, शीतोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिक जिसको बोला जाता है, या सब टेम्परेट। दक्षिण में उस रेखा से कर्क रेखा से दक्षिण में सब ट्रॉपिकल, उत्तर में सब टेम्परेट, और उसके बाद फिर टेम्परेट आता है, और इधर ट्रॉपिक आ जाता है, इस तरीके से। इसी प्रकार मकर रेखा होता है। तो सब वर्ड आ गया, सब जो है आया, जिसके पहले लग गया, या सम आ गया, सम शीतोष्ण। सम शीतोष्ण का मतलब उसमें हिंदी में जब लिया है तो दोनों को ले लिया है, तो उस रेखा से ऊपर नीचे हो गया। ऊपर की तरफ शीत ज्यादा होगा, लेकिन उष्ण भी होगा, और दक्षिण में उष्ण ज्यादा होगा, शीत कम होगा, इस तरीके से है। ठीक है। और कोई प्रश्न, और कोई बात है? अभी है हमारे पास करीब 10-12 मिनट का समय है मेरे ख्याल से। मैंने शायद इसमें वो नहीं दबाया है, ये रिकॉर्डिंग शायद नहीं दबाया है मैंने, मुझे ध्यान नहीं है। अंत में पता चलेगा मुझे, रिकॉर्डिंग नहीं दबाया वैसे। ठीक है। आप लोग उपस्थित है तो आप सुन ही रहे हैं। 10 लोग हैं मेरे ख्याल से, मतलब मेरे, मुझे मिला के 10 है, तो मेरे अलावा 9 लोग हैं। और कोई किसी को और कोई बात कहनी है? सर अपने वो शुभ नक्षत्र में मूल नक्षत्र लिया है वो जड़ सब्जी के लिए, और अशुभ में भी लिया है मूल नक्षत्र। हाँ, किरीट भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में हमने उस समय बोला भी था कि मूल नक्षत्र को शुभ में भी माना गया और अशुभ में भी माना गया। लेकिन शुभ में माना गया है मूल नक्षत्र को मूल वर्गीय फसलों के लिए। जो जड़ अच्छा। वाले फसल है, जो जमीन के नीचे वाले फसल है, उनके लिए वो शुभ माना गया है। लेकिन बाकी हाँ जो फसल है, बाकी जो प्रकार के फसल है, जो बाकी तत्वों के फसल है, भूमि तत्व के जो फसल है, इस तरीके से हम अगर हाँ। समझे, तो मूल नक्षत्र जो है भूमि तत्व के फसल के लिए शुभ है। लेकिन बाकी जो अच्छा। तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व के फसलों के लिए वो अशुभ में आता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ। अभी है सर हमारे आपसे पास जब समय। बात हाँ, बताइए संदीप जी। सर, आपसे जब पिछले महीने बात आ रही थी तो आप बताए थे कि जुलाई में गैप आएगा पानी का, वर्षा का, तो वो अभी आया है, तो वो पहले कैसे आपको सर समझ गया था 1 महीने पहले? ये आप वो 5 वीडियो आपने देखा है यूट्यूब में, आप उसको कई बार देखिए तो आपको भी इसका अंदाजा, इसका पूर्वानुमान कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। वो वीडियो को आप जितना अच्छी तरह से समझ लेंगे, आप, ये कोई ऐसी अलग से कोई ऐसा मतलब हमारे अंदर क्षमता भगवान ने ऊपर से नहीं दे दी है। वो वीडियो में जो हमने बताया है, उसी के आधार पर हम इसका थोड़ा सा पूर्वानुमान करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे सदन में यतिन भाई भी हैं, उनका तो अनुभव रहा है पिछले वर्ष। यतिन भाई, आप इस पे कुछ बताइए संदीप जी को। पिछले वर्ष यतिन भाई ने उन वीडियो के आधार पर बहुत गंभीरता से और बहुत
गहराई से उसको समझने का और टैली करने का, मैच करने का प्रयास किया, और डायरी में नोट करते हुए, और उनको काफी कुछ उसके आधार पर दिखा भी, और अनुभव भी और समझ में भी आया। यतिन भाई, आप हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, आप बताइए थोड़ा संदीप जी को। हाँ सर। तो लास्ट टाइम है ना, ने जो बताया था ना, उसके हिसाब से ज्येष्ठ मास में जो जेठ मास रहता है उसमें ये अपना अमावस्या वाला पक्ष रहता है, उसमें से मैंने बारिश को यहाँ पर हमारे स्थान पर बारिश होना चालू हुआ था। और एक एक तारीख को उतना डिटेल में तो नहीं कर पाया था, पर जैसे जैसे लिखा था मैंने, और वो बारिश को मैंने नेक्स्ट टाइम में रिपीट होते देखा कि जो नक्षत्र में सर ने बताया था वो टाइम पर ही वो बारिश वो नेक्स्ट टाइम पर रिपीट हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग सर ने जो दिनदर्शिका बताया था उस हिसाब से हमने उड़द की फसल बोई थी, तो वो एकदम सेफ आई थी। मतलब बारिश में कई लोगों का भीग गया था, हमारा फसल में ऐसा नहीं हुआ था। हमने कटाई और बुआई उस हिसाब से प्लानिंग किया था, तो क्वालिटी भी मिली थी और बारिश का शेड्यूलिंग भी पता चला था उसमें क्या है कि कैसे आता है। इस बार थोड़ा काम की वजह से नोट तो किया है, 15 दिन का किया, बाकी का नहीं कर पाया वो अभी। यतिन भाई, आपका अनुभव हल्दी के ऊपर बहुत अच्छा था, वो भी आप थोड़ा सा शेयर करिए सभी के बीच में। तो हल्दी के मैंने 2 साल हल्दी करी थी। तो पहले साल जो हल्दी करी थी ये कौन सा चल रहा है अभी, 25 चल रहा है ना। तो हाँ। 24 और 23 में 2023 में भी हल्दी लगाया था। पर वो मुझे उतना क्वालिटी और उसका जो ग्रोथ होता है ना गांठों का, वो हिसाब से नहीं मिला था। क्योंकि हम तो क्या है कि बारिश आया, किसी ने बताया कि ये टाइम पर लगाना है तो लगा दिया था। पर फिर इसके बाद में मेरे मन में ऐसा आया था ना कि ये खेती में मेरा एक भाग छूट रहा है। मैं ऑर्गेनिक तो कर रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ, पर जो मतलब ये जो सर ने बताया ना आकाश तत्व वाला की टाइमिंग वाला जो है ना वो घट रहा था। तो मैं मतलब इतना दिमाग पर जोर दिया था ना, तो पता नहीं भगवान ने कैसे जोर दिया कि यूट्यूब में जो थंबलाइन आता है ना, सर का वीडियो आ गया 2-4 दिन के बाद में। फिर मैंने देखा और सर से संपर्क लिया, और फिर जो सर ने टाइम बताया था उस हिसाब से हल्दी हमने लगाया था। तो हल्दी की जो गांठी हुई थी उसमें भी मतलब वजन वाली, पहले तो बहुत छोटी सी गांठें हुई थी, तो किलो एक एक 1.5-1.5 किलो तक की भी गांठ हुई। और फिर वो उसमें है ना क्वालिटी के लिए मुझे थोड़ा घर पर हल्दी को क्रश किया और पाउडर बनाया। तो एकदम थोड़ा डार्क टोन आ रहा था कलर में। तो जो सूरत में एक है महेश भाई करके, वो हल्दी प्राकृतिक बना उगाते और बेचते हैं, तो मैंने सैंपल उनको भेजा कि अंकल देखिए ना कि ये मेरी हल्दी में क्या प्रॉब्लम आया, ये मुझे थोड़ा डार्क टोन क्यों लग रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि यतिन भाई आपकी हल्दी का सीड्स आप किसी को मत दीजिए, ये आपके पास में मोनोपोली जैसा आ गया है। अभी इसका क्वालिटी सेलम से भी एक स्टेप आगे चला गया है आपका क्वालिटी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सारी चीजें इतनी इफेक्टिव है, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं आजकल। किसानी में क्या है कि जिसके पास में एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कुछ बचा नहीं है, वो जाता है खेत में डाल देता है बीज, फिर रोता रहता है। तो ये बेसिक नॉलेज पूरा सर को है ना, मैं तो सबको बोलता हूँ ना कि यूट्यूब से जो भी डाउनलोड करना सर को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर खेती एकदम टेक्निकली मोड पर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी विथ प्राइसिंग के लिए भी हमको प्रॉफिटेबल बनाना है विथ क्वालिटी। तो ये हम सीखना पड़ेगा। मैं तो सर के साथ में कांटेक्ट में रहता ही हूँ, पूरा जो भी प्रश्न रहता है। और सर के साथ में अनुभव भी ऐसा है ना कि ये पूरा मतलब गाइड करते रहते हैं और 1 रुपया भी कुछ मांगते नहीं है। मतलब उनकी एक वो बोलते हैं ना उसको, अनकंडीशनल लव जैसा एग्रीकल्चर के प्रति, कि भाई कोई जिज्ञासु आया है तो उसको अच्छी तरह से समझाते भी है और पूरा गाइड भी करते हैं। तो ये सारा समय का मूल्य मुझे सर से ही समझ में आया, और मैं तो अभी फॉलो कर ही रहा हूँ। और अभी बारिश रुका नहीं है, तो अभी इस साल तो कुछ लग नहीं सका है, पर नेक्स्ट सीजन में भी जो होगा वो शेड्यूल के हिसाब से ही करेंगे। नितिन भाई, मैंने भी उड़द लगाया तो मैं आपसे संपर्क करूंगा कि आपने कैसे विजिट किया। ओके। पर इस साल तो मैंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि थोड़ा मेरा दूसरा भी बिजनेस है। मैं खेतीबाड़ी तो ये इसीलिए ही कर रहा हूँ कि मैं एक मॉडल बनाऊं ताकि लोग सीखे। और मुझे तो एक मतलब चिंता ऐसी है ना, मैं बोलना भी चाह रहा था जो इंटरेस्टेड है उसमें,
मैं आजकल के ये नौजवान और लड़कों को देखता हूँ, और मैं 60 साल की उम्र में मुझे सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं उस समय पर खाने को हमें मिलेगा क्या, क्योंकि कोई कृषि में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो हम अभी तक तो ये मक्खन घी दूध इतना खा के आए हैं पौष्टिक पूरा। तो वो टाइम पर फिर फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो भूख है शारीरिक, उसको संतुष्ट करने के लिए पौष्टिक तत्व लेंगे हम कहाँ से, अगर हमने अभी स्टेप नहीं लिया जो सर कर रहे हैं। और सर से मेरी काफी बार बात होती रही है, तो उनके एक ही भाव में चिंता आती है कि इसको फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विद्या जानी चाहिए। पर और हमें हम सबको भी मिलकर सर को सपोर्ट करना चाहिए कि लोगों लोगों तक, हर एक किसान तक उनकी आवाज पहुंचे, ताकि हमें अच्छा भोजन मिल सके, हमें और अगली पीढ़ियों को भी। और ये जरूरी है, एक योगी ने तो यहाँ तक बताया था कि जहां पर ये पेस्टिसाइड्स और ये यूरिया डीएपी डलता है ना, वहां से भाप ऊपर जाती है ना, तो बादल उधर सर के वीडियो में आप देखिएगा कि बारिश का बादलों का गर्भ धारण होता है। तो वो योगी अवधूत शिवानंद जी है, वो बताते हैं कि बादल भी उधर से हट जाता है, उसका उतना नेगेटिव वाइब्रेशन होता है वो गर्भ धारण भी नहीं कर पाता है। मतलब हमें सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी समस्या है। और मेन समस्या उन्होंने ये बताया कि पेस्टिसाइड यूरिया जो डलता है वो बारिश में पानी के साथ बह के नालों में नदियों में जाके समुद्र में, मतलब पूरा लेके पूरा पूरी धरती पर प्रदूषण फैलता जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। मैं तो पर्टिकुलर इसके लिए ही कर रहा हूँ, बाकी मुझे तो इतना कुछ इससे कमाने की कोई उतनी उम्मीद नहीं है, मेरे पास है। पर मैं सर की जरा प्रोफेशनली लगाऊं कि मैं उनसे सीखकर एक मॉडल ऐसा बनाऊं, और सर को भी बोला है ताकि लोग आए सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करें। अभी जो यतीन बहुत भाई बढ़िया। आपने बताया ना, इनके संत जी के बारे में, कि हाँ पेस्टिसाइड के बारे में, मैं हाँ समझता हूँ सर। कि पांचवें दिन इस बिंदु पर कुछ हम विस्तार में बात करेंगे। हाँ, संदीप हाँ जी आप सर। कुछ बोल रहे हैं। ये मतलब बहुत बढ़िया बताया यतीन जी ने। नहीं, इन्होंने तो अपना अनुभव बताया ना। और मैं तो मतलब प्रचार तो हमारा आप लोगों के द्वारा ही जिस तरीके से होता है, धीमे धीमे वो हो रहा है। बस यही है कि जब लॉकडाउन था, कोई काम नहीं था, और बाहर जाने को मिल का कोई वो नहीं था, संभावना नहीं था, तो किसी ने कहीं से मुझे रास्ता दिखाया कि ये ऑनलाइन जो है वेबिनार, किसी ने करवाया मेरे से वेबिनार 7 दिन का, और उसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के लोग जुड़े हुए थे मेरे से, और वो होम गार्डनिंग पे था। उससे मुझे समझ में आया कि वेबिनार जैसा भी कोई वस्तु है, और उसको कैसे किया जा सकता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस विषय को लिया जाए, जो बिल्कुल नया तो नहीं है, सबसे पुराना है, लेकिन आज के समय के लिए बिल्कुल लोग अनभिज्ञ हैं उससे। और उसके ऊपर मैंने पूरा गहन अध्ययन किया, और पूरे जो उसकी जो जितनी भी मतलब तथ्य मुझे मिले, उसको मैंने बोला कि एक ही वीडियो में हम बनाएंगे। और उसको जब हमने पूरा उसका प्रेजेंटेशन बनाया, तो करीब 100 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाया। मेरे ख्याल से 100 स्लाइड होंगे उसमें, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन जब उसको हमने प्रेजेंट किया बहुत इत्मीनान से, जिन लोगों ने देखा उनको पता है, तो ये 2 घंटे 45 46 मिनट या 47 मिनट का वीडियो बना है। तो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि सिनेमा हॉल में जाते हैं, और वहां पे जो पैसे खर्च करते हैं, उसके बजाय आप उतना समय थोड़ा इसमें दीजिए। और इसको आप जितना इत्मीनान से, आजकल तो सारी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको टीवी में देख सकते हैं, यूट्यूब को। तो टीवी में आप यूट्यूब में उसको देखिए, और उस बड़े स्क्रीन में जैसे फिल्म देखते हैं उस तरीके से देखिए, उस साउंड से आप उसको सुनिए, समझिए, और जितनी बार इच्छा उतनी बार देखिए। ठीक है, लेकिन उसको समझ के उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से क्या होगा, वो यतीन भाई उसके बिल्कुल साक्षात उदाहरण है हम सबके बीच में। सर सर एक बात और बताना चाह रहा हूँ। हल्दी हमने निकाला था 12वें महीने में, बरोबर है, और फिर सोचा था कि चौथे या 5वें महीने में लगा देंगे, पर वो लग नहीं सका, और बारिश के चलते अभी भी ऐसा पड़ा है, पर वो बिगड़ा नहीं है और सड़ा नहीं है, तो मतलब उसका सेल्फ लाइफ भी उसमें उसकी और ही गुणवत्ता, कुछ अलग हो गई है। गुणवत्ता। हाँ गुणवत्ता, मतलब उसका जो इनर स्ट्रक्चर होगा वो कितना मजबूत होगा कि अब तक वो सड़ा नहीं